नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। ठीक है, अगर बात की जाए तो ये हमारी कक्षा 6 की क्लास है और यहाँ पर हम लोग अगर आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का जो विज्ञान में लेसन नंबर 6 है जीव जगत, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा 20वां लेक्चर है और इससे पहले मैंने 19 लेक्चर और अपलोड किए हैं यूट्यूब पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, या जो बच्चे बाद में जुड़े हैं तो वो भी पहले लेक्चर से सारी वीडियोस जो हैं, पूरी 19 वीडियो जो लेक्चर हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी जो पुरानी चीज़ें वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे कोई भी वीडियो जो है वो आपकी मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं। हमारी इकाई जो है वो 6वीं यानी कि जीव जगत। ठीक है, तो जीव जगत के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना, और क्या क्या है क्या नहीं है ये इसका पूरा क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, ये यहाँ पर टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सजीव चीज़ है कौन निर्जीव। ठीक है, सजीव निर्जीव में अंतर पता करेंगे। उसके बाद सजीवों की जो संरचना होती है, कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों के सामान्य परिचय, जो सूक्ष्म छोटे जीव होते हैं उनका थोड़ा सा इंट्रो होगा यहाँ पर। सजीवों का वर्गीकरण होता है, सजीवों में भी डिवाइड किया जाता है। आपने अपना पहला चैप्टर पढ़ा था वर्गीकरण वाला। ठीक है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि चीज़ों का वर्गीकरण क्या हो जाता है, चीज़ों का अध्ययन करना सरल होता है। ठीक है, इसलिए हम उनका वर्गीकरण यानी कि उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों की संरचना व कार्य पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। ठीक है बच्चा, तो जल्दी से चलते हैं हम अपने अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात है कुछ टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे पत्थर नदी, है ना, पत्थर जो है नदी पहाड़ नाले, आपने देखा होगा इनके बारे में, देखा होगा, है ना। जैसे मछली होगी, खरगोश है, हिरन है। ठीक है ना, अब इनमें भैया जीवन पाया जाता है। जिनमें जीवन होता है इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, सजीव वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, उनमें वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत चलती है पेड़ों में। पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो जंतु होते हैं हमारे, है ना, जीव होते हैं जैसे हम हैं या कोई जानवर है, तो इनकी जो वृद्धि होती है वो निश्चित अवधि तक होती है। उसके बाद इनकी कोशिकाओं का जो होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है। सिर्फ पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं वो निर्मित होती रहती हैं और धीरे धीरे हम लोग वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि जैसे जबकि पत्थर है, चट्टान है, जल है, ये सब क्या है, निर्जीव हैं। जैसे आपने कुर्सी रखी देखी होगी या आप अभी पढ़ रहे हैं जिस मोबाइल से, तो जब आपने लिया होगा इसको, है ना, तो ये इतना ही सा होगा, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई होगी, जैसा था वैसे ही होगा। अब ये मत कहना कि सर ये गिलास टूट गया इसका, वो एक अलग विषय है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर सजीव में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उनका क्या होता है, बंटवारा होता है सजीव और निर्जीव का। ठीक है, ये सजीवों में हमेशा वृद्धि होती है, निर्जीव वृद्धि नहीं करता है। सजीव सांस लेते हैं। ठीक है, सजीव में क्षमता होती है अपने वंश को आगे बढ़ाने की, लेकिन निर्जीव वस्तुएं ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, आइए जानते हैं लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर लक्षण की बात करें बच्चा, तो पहले लक्षण हमारा आता है, सजीवों के लक्षण जो है वो पोषण है। पहले लक्षण की अगर हम बात करें, देखिए हम लोग क्या हैं जब जीते हैं ना, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो इस समय भी आपकी सांस ले रहे होंगे और सांस को छोड़ रहे होंगे, तो ये क्रियाएं होती हैं। आप डेली भोजन करते होंगे, करते हैं ना, करते हैं, तो ये लगातार कुछ क्रियाएं जो हैं वो हमारे जीवन में घटित होती हैं। ठीक है, इनमें से एक बेटा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है पोषण। ठीक है, अगर हमें शरीर को बहुत अच्छे से चलाना है, ठीक है ना, तो हमको चाहिए होती है बच्चा ऊर्जा। अब ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, तो भाई हमको ऊर्जा मिलती है भोजन से। अब बोले सर जी पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वो क्या करते हैं, जमीन से जल ग्रहण करते हैं H2O, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, है ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश में क्रिया करते हैं, है ना, और CO2 को ग्रहण करके एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण, और उसके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये तो होता है पेड़ पौधों में, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, उसके बाद ही हमको क्या मिलती है, ऊर्जा। ठीक है बच्चा, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता सर जी पेड़ पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो कौन हुए, और हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो हम लोग कौन हुए। देखो बेटा, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है ना,
समझ रहे हैं ना। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी, यानी कि वो अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं आता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते। ये मत कहना कि मैं कुकर में जाके हम बना रहे हैं, है ना। भोजन का मतलब ये है कि आप कोई अन्य मतलब कोई रासायनिक क्रिया के द्वारा भोजन को ग्रहण न करें, अपने अंदर ऊर्जा का परिवर्तन करते रहें, ऊर्जा को प्राप्त करते रहें। तो ये सिर्फ होता है पेड़ पौधों में। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेड़ पौधों में ये सूर्य है, लाइट का प्रकाश, यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है। जमीन से ये क्या करता है, पानी को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन को, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज। और अगर हम बात करें मानव की, तो ये ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है बेटा। और ये जो अब बोले सर जी पेड़ों में ऐसा क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण हो जाता है और वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। तो उसमें बेटा एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल। ये पेड़ों का जो भी हरा रंग होता है ना, जहाँ जहाँ पेड़ों का हरा रंग होगा वहाँ पर ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, या ये कह लो कि वहीं पर ये पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्लोरोफिल के कारण ही ये करता है प्रकाश से, और इन चीज़ों को कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और जल की ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण करता है, जिससे उन्हें पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अगर हम जंतु की बात करें, है ना, तो जंतुओं में भोजन के आधार पर कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, और कुछ बच्चा होते हैं सर्वाहारी। ठीक है। अगर हम बात करें, ये तो पता चल गया आपको, सजीव में भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण, पोषण का मतलब होता है ऊर्जा चाहिए होती है। कहाँ से मिलती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है। अब भोजन के आधार पर जो खाते हैं ना, अब जो साग सब्जी खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, मांस को नहीं खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो मांस का सेवन करते हैं मांसाहारी होते हैं, और जो मांस का सेवन भी करते हैं और शाकाहारी चीज़ों का भी सेवन करते हैं, तो वो बच्चा आपका होता है सर्वाहारी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, बकरी है, हिरन है, चूहा है, ये होंगे बच्चा शाकाहारी, क्योंकि ये साग सब्जी, पेड़ पत्ती, पौधे ही खाते हैं, मांसाहारी चीज़ें नहीं खाते हैं। मांसाहारी में अगर हम बात करें तो बेटा हमारा शेर हो गया, चीता हो गया, बिल्ली हो गई, है ना, आदि, ये सब कैसे होते हैं, ये सब आपके मांसाहारी होते हैं, क्योंकि ये मांस का सेवन करते हैं। ठीक है। सर्वाहारी कौन होते हैं, जैसे मनुष्य है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मनुष्य होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो करते हैं बेटा मांस का सेवन करते हैं, और बहुत सारे मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर हम ये कहना चाहें तो मनुष्य सर्वाहारी होता है, यानी कि मांस का भी सेवन कर लेता है और आपका जो शाकाहारी चीज़ें उनका भी सेवन करता है। ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, श्वसन। श्वसन क्या होता है आपको पता ही है। ये क्या चल रहा है पहले हमको ये समझना है। हम सजीव के बारे में पढ़ लिया, हम सजीवों के लक्षण जान रहे हैं। पहला लक्षण हमने क्या जाना है, पोषण, यानी कि हम ये समझ गए सजीव में चाहे वो पेड़ पौधे हों और चाहे वो जीव जंतु हों, उन सबको ऊर्जा चाहिए होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, जबकि जो मनुष्य या जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर रहते हैं। जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त फलों को खा रहे हैं, अगर आप दाल से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, दाल पेड़ों से आई। अगर आप दूध से कर रहे हैं तो दूध भैंस से आया। यानी कि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम दूसरी चीज़ों से भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर हमको ऊर्जा मिलती है। उसके बाद श्वसन, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, है ना, और हम लोग भी करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें, सभी सजीव जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बच्चा रिलीज करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या होता है, इसके लिए हमारे पास विशेष अंग होते हैं जिन्हें हम लोग फेफड़े कहते हैं। फेफड़ों के द्वारा हम लोग क्या लेते हैं, सांस को लेते हैं और सांस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यह क्रिया कहलाती है बच्चा श्वसन कहलाती है। ठीक है ना। ऐसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो CO2 को लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दोनों का एक ही काम है, बस उल्टा होता है। पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चा। अब बोले सर जी ये होता किसके द्वारा है, तो हमने आपको बता ही दिया कि पेड़ पौधों में ये पत्तियों के नीचे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र का मतलब छेद, उनके द्वारा ऑक्सीजन जाती है और CO2 भी अंदर आती है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सांस किससे लेते हैं, नाक से। लेकिन नाक एक सहायक श्वसन अंग होता है, लेकिन सांस जो क्रिया होती है वो होती है फेफड़ों में। सांस लेने का काम जो होता है, श्वसन की जो क्रिया होती है बच्चा, वो आपके फेफड़ों के द्वारा होती है ना। और मछली की अगर बात की जाए तो मछली में बेटा गलफड़ों के द्वारा होता है। उनमें फेफड़े नहीं होते हैं, गलफड़े होते हैं, जिससे वो मतलब जो जल में घुली ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं, है ना, और क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया हमको। आगे हम लोग चलते हैं। उत्सर्जन होता है,
है ना। ये क्या हो गया, 2 के लक्षण हमने जान लिए कि सभी जीव जो हैं वो पोषण करते हैं और सभी जीवों में श्वसन होता है। श्वसन के लिए हम पे अंग होते हैं, हमारे पास क्या है, फेफड़े हैं जिसके द्वारा हम लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए उत्सर्जन में तो पाचन श्वसन के बाद नंबर आता है उत्सर्जन का। अब बोलो सर जी ये क्या होता है, देखिए आप भोजन करते हैं ना, भोजन करने के बाद भोजन में जो भी आप भोजन करते हैं उसमें पूरा जो होता है यूजेबल नहीं होता है, यानी कि सारा जो हम लोग भोजन करते हैं ना सब में ऊर्जा नहीं होती, कुछ खराब पदार्थ भी होते हैं। तो जो ऊर्जा होती है वो तो शरीर में रह जाती है और जो अपशिष्ट बचे हुए पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता है या वो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं तो मल के रूप में बेटा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, वो मल के रूप में कहाँ निकल जाते हैं, है ना, मलमूत्र हो गया, पसीना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसें शरीर के लिए कोई काम की नहीं है, इसलिए CO2 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, है ना, मलमूत्र को हम लोग कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रिया को बच्चा हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही पेड़ पौधे भी करते हैं, वो गोंद के रूप में निकालते हैं। गोंद देखिए होगे, गाद इसका नाम सुना होगा, रेजिन है, टैनिन है ना, कत्था है ना, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, पेड़ों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं जो हानिकारक होते हैं। ठीक है ना, पेड़ों के लिए, हमारे लिए नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। पेड़ों में बच्चा संवेदनशीलता होता है, जैसे आप कभी जैसे कोई आपको पीछे से टच करे तो आपको आभास होगा, आपको ठंड लगे तो आपको आभास होगा। तो ये क्या है, संवेदनशीलता होती है किसी भी क्रिया के लिए। कोई आपके साथ जैसे हम आपका मतलब हम नहीं, कोई भी है जैसे, है ना, कोई आपको ठंडा हाथ छुलाए, गर्म हाथ छुलाए, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, हमें संवेदनशीलता आती है, तुरंत हमको पता चल जाता है सेंसर की तरह कि किसी ने हमको टच किया है। ऐसा होता है ना, होता है, कोई पीछे से आपको थप्पड़ मार दे तो ये क्या है, संवेदनशीलता है। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधों में भी बेटा संवेदनशीलता का गुण होता है, यानी कि सभी सजीव जो है वो संवेदनशीलता का गुण रखते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों या कुछ पौधे में भी ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर छुई मुई का पौधा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी पत्तियाँ इस प्रकार से होती हैं, लेकिन जब आप इसको टच करते हैं ना तो ये छूने के प्रति संवेदनशील होता है, तुरंत इसकी पत्तियाँ जो होती हैं बच्चा वो सिकुड़ जाती हैं, इसलिए इसकी पत्तियों को जो है वो टच नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो इतना समझ लेना कि संवेदनशीलता क्या है, ये भी सजीवों का एक गुण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका हाथ कभी किसी गर्म मतलब कोई हत्ता है, कोई कप है या कोई और भी गर्म वस्तु है, उसको टच करते हैं तो आप तुरंत हटा लेते हैं। ये हमारा कौन सा गुण होता है, संवेदनशीलता का गुण होता है। ठीक है, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी बहुत सारे पेड़ पौधों में संवेदनशीलता सब में होती है। जैसे आप अगर उन्हें तोड़ते हैं, कुछ भी होते हैं, है ना, तो उनको भी दुख होता है। ऐसा माना जाता है, कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं पर उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए हमको सुनाई नहीं देती, पर उनको भी दर्द होता है। ठीक है ना, क्योंकि उनमें क्या होता है, संवेदनशीलता का गुण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखना, कौन सा पौधा है आपका, छुई मुई का पौधा है। ठीक है बच्चा, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऐसी लाजवंती जिसे हम लोग, हाँ एक चीज़ और, जो छुई मुई का पौधा है होता है ना बच्चा, उसको हम लोग लाजवंती भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लाजवंती। ठीक है, ऐसी क्या होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, जैसे आप उसको टच करेंगे तो उसकी पत्तियां जो होंगी बच्चा वो डाउन हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात हमारी। ऐसी रात रानी एक पौधा होता है, इसमें क्या होता है, दिन में बंद हो जाती हैं इसकी पत्तियां और रात्रि में क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं, है ना। फूल जो होते हैं प्रातः कैसे होते हैं, खिल जाते हैं, लेकिन रात के समय वो खिलती हैं और दिन के समय वो कैसी हो जाती हैं, बंद, क्योंकि दिन के प्रति वो कैसी होती है, संवेदनशील होती हैं। ठीक है ना, तो संवेदनशीलता जो है वो क्या होता है। हाँ, अब एक चीज़ और, संवेदनशीलता का अनुभव कैसे कर सकते हैं आप, सुनने से कर सकते हैं, स्पर्श के द्वारा कर सकते हैं, गंध के द्वारा कर सकते हैं। ये संवेदनशीलता के इस प्रकार से हम लोग इसको अध्ययन कर सकते हैं। संवेदनशीलता, सुनने में संवेदनशीलता होती है आपको, स्पर्श करने में हो सकती है ना, और गंध जो होती है, स्वाद जो होता है, उसकी संवेदनशीलता। जैसे आप कोई अच्छा, आपके यहाँ कोई आइटम बन रहा है, आपको सुगंध आई, आपके मुँह में लार आ गई, आगे ना आपके मुंह में पानी आ गया, तो ये क्या है, संवेदनशील हैं आप। जैसे आपने खुशबू को किया, सूंघा आपने, आपके नाक तक खुशबू पहुंची तो आपके मुंह में पानी आ गया। कोई खट्टी चीज़ खाते हैं, पानी आ गया, आप दूसरे देख रहे हैं, ठीक है ना, पानी आना मुंह में, तो ये क्या है, संवेदनशील हैं आप भी। ठीक है, अगर हम वृद्धि की बात करें तो बेटा ये तो नॉर्मल चीज़ है, सब ने देखी होगी। सभी सजीव जो होते हैं बच्चा वो वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक जो बीज है हमने इसको मिट्टी में बोया, ये अंकुरित हुआ धीरे धीरे, फिर ये थोड़ा सा बड़ा, फिर ये थोड़ा सा बड़ा, और अब ये आके ये पौधा बन गया।
बन गया ना। तो ये क्या है, ये वृद्धि वाला गुण है। कैसा गुण है कि सभी सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। ऐसे ये देखो अंडा, देखो अंडे से क्या निकला आपका, मुर्गी का जो चूजा जिसको कहते हैं ना, ये बच्चा निकलता है, ठीक है। उसके बाद वो बड़े बड़े होकर क्या बन जाता है, मुर्गी बन जाता है, यानी कि ये सजीव है, ठीक है ना। तो सजीव में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये हमको रखना है बच्चा याद, ठीक है। बस आपको एक चीज़ विशेष रूप से आपको पता होनी चाहिए कि पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन भर होती है। मतलब जब तक पेड़ लगा रहेगा उसमें वृद्धि होगी, उसकी शाखाएं बढ़ती रहेंगी, ठीक है ना। लेकिन जीव जो होते हैं ऐसा मनुष्यों के साथ नहीं होता होगा। उनकी एक निश्चित आयु होती है 18 से 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक उनकी आयु में वृद्धि होती है, लंबाई उनकी 18-20 तक बढ़ती है, उसके बाद उनकी लंबाई का बढ़ना बंद हो जाता है, फिर कोशिकाएं मजबूत होती हैं, बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है, पेड़ पौधे जिंदगी भर बढ़ते हैं, लेकिन जो आपके सजीव जीव जंतु होते हैं ना उनमें लगातार वृद्धि नहीं होती है, ठीक। उसके बाद ये सजीवों का प्रमुख गुण है प्रजनन। प्रजनन क्या होता है, मतलब अपने से अपनी प्रजाति के अन्य, है ना, जो जीव होते हैं उनको जन्म देने की जो क्रिया होती है इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं प्रजनन। जैसे आपने देखा होगा, है ना, कुतिया होती है वो पिल्लों को जन्म देती है, फिर वो पिल्ले आगे वंश को बढ़ाते हैं, ऐसे जीवों में होता है ना। ऐसे पेड़ पौधों में होता है। पेड़ क्या करते हैं, बीज बनाते हैं ना, और उन बीजों से नए पौधों का निर्माण होता है। अगर ये प्रजनन का गुण जीवों में नहीं होता ना, ठीक है, तो ये सृष्टि नहीं चल रही होती। ये सजीवों का प्रमुख गुण है, अपने वंश को बढ़ाने की क्षमता ये सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं। कभी एक टेबल किसी दूसरी टेबल का निर्माण नहीं करती है ना, लेकिन एक जीव जो होते हैं वो दूसरे जीव का निर्माण यानी कि करते हैं, ठीक है। पेड़ों से नए पेड़ प्राप्त होते हैं, मनुष्य का वंश आगे बढ़ता है संतानों के रूप में। तो बच्चा ये हमको याद रखना है, प्रत्येक जाति का अगर ये गुण ना होता तो हर जाति लुप्त प्राय। मान लीजिए कुत्ता था, अब उसका अगर वंश आगे ना बढ़ता तो वो कुत्ता खत्म हो जाता, उसकी जाति खत्म हो जाती वहीं पर, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है कि प्रजनन क्या होता है, यानी अपने वंश को, यानी अपने जैसे जाति के और जो आपके जाति के लोग हैं ना उनको जन्म देना या उनका विकास करना, है ना, यही क्या कहलाता है बच्चा, प्रजनन, या उत्पन्न करना। अपने ऐसे जीवों की उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है ना बच्चा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको, ठीक। आगे देखते हैं बच्चा, यहाँ पर क्या है, एक सारणी आपको दी जा रही है। इस सारणी में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको एक सारणी फिल करनी, बेटे आपको करनी है, अभी नहीं करनी, जब हम क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे ना तब आपको ये टेबल बनानी है। क्या बनानी है, आपको यहाँ पर अंडे देने वाले जंतु लिखने हैं और आपको बच्चे देने वाले जंतु। जैसे मुर्गी क्या देती है, वो सीधा बच्चे को जन्म नहीं देती, पहले वो अंडा देती है, फिर उसको सेती है, तब उसके जाके क्या होता है, चूजे बनता है, यानी कि अन्य जो जीव बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे देने वाले जंतु जो होते हैं वो सीधे शिशु को, जैसे मनुष्य क्या होता है शिशु को जन्म देता है, गाय क्या होती है सीधे शिशु को जन्म देती है, ठीक है ना। तो बच्चा ये हमको याद रखना है, यहाँ पर आपको सारणी में फिल करना है। 4 नाम ऐसे जीवों के फिल करने हैं, जंतुओं के, जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, है ना, और 4 ऐसे करने हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये निश्चित आयु होती है और प्रत्येक अपनी आयु पूरी करने के बाद हर जीव या जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें, देखो बेटा यहाँ पर, तो ये जो सिकोया है ना ये अपने यहाँ नहीं पाया जाता है, ये बाहर पाया जाता है, अमेजोन लगभग जंगल का नाम सुना होगा। इन जंगलों में इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, इसकी आयु सबसे ज़्यादा होती है। ये पेड़ जो है वो 3,000 से 4,000 वर्ष तक जीवित रहता है, यानी कि अगर ये बड़ा हो गया ना तो 3,000 से 4,000 सालों तक रहता है ये, ठीक है। बरगद की बात की जाए, उसके बाद नंबर आता है ये 100-200 वर्ष इसकी आयु होती है। जैसे बरगद आपने लगाया उसके बाद ये क्या होता है, बढ़ता रहता है 100 से 200 के बीच में ये नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी आयु होती है। कछुए की आयु की अगर बात करें तो 120 से 150 होती है, यानी कि 120 से 150 वर्ष। तोते की आयु बच्चा होती है 14 से 15 वर्ष में, फिर वो मृत्यु हो जाती है उसकी। चूहे की आयु बेटा 4 से 5 वर्ष। हाथी की आयु की अगर हम बात करें 70 से 90 वर्ष। घोड़े की बात करें बच्चा 30 से 40 वर्ष, है ना। बिल्ली की अगर हम बात करें बच्चा तो होती है 20 से 30 वर्ष। और अगर हम बात करें कुत्ते की तो ये 16 से 18 वर्ष आयु होती है। बंदर की
की आयु बच्चा होती है 20 से 25 वर्ष। और गेहूं आपने देखा होगा, है ना, गेहूं तो 5 महीने में फसल तैयार हो जाती है और उसके बाद वो पक के उसको हम लोग काट के रख लेते हैं गेहूं को, ठीक है। और अगर मनुष्य की बात की जाए तो पहले इसकी 100 मानी जाती थी। ये बेटा एक्यूरेट नहीं है आयु के 60 से 70 ही हो। आपका खान पान अच्छा है, पहले के लोग ज़्यादा जीते थे, अच्छा खाते थे। आज का खान पान बदल चुका है तो हमारी जो शक्ति है वो भी कमज़ोर हो गई है। मिलावट का खाना खाते हैं, शुद्ध खाना नहीं खाते हैं, इससे आयु जो है बच्चा वो हमारी कम होती जा रही है, ठीक है। हम अपनी आयु को जो है वो अपने खान पान से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मनुष्य की आयु की बात की जाए तो यहाँ पर किताब के अनुसार आपके 60 से 70 वर्ष है, ठीक है बच्चा। ये एक्यूरेट नहीं है। कोई कोई दादी है या हमारे आपके घर में दादी होंगी तो उनकी एज 80 के ऊपर होगी, 90 होगी, किसी किसी की 100 भी होगी। हालांकि 100 आयु वाले ऐसे कम लोग होते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हमको रखना है याद, ठीक। उसके बाद सजीव निर्जीवों का ये होगा लक्षण, यानी कि अंतर क्या होता है। सबसे बढ़िया ये आप बेटा आपको याद करना ही है, सारणी आपको बनानी ही है, ये वाली सारणी, ठीक है ना। क्या होता है, ये सजीव के गुण हैं, ये निर्जीव के। सजीव में पोषण की क्रिया होती है, टेबल है, कुर्सी है, ये खाना नहीं खाती है ना, ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि सजीवों के गुण और निर्जीवों के गुण आपसे पेपरों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सजीवों में पोषण होता है लेकिन निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। सजीव सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है ना। इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, निर्जीवों में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। ये संवेदनशील होते हैं सजीव, और जो आपके लकड़ी है या सूखी लकड़ी जो है ना, ये टेबल है, लोहा है, ये संवेदनशील नहीं होता है। और ये प्रजनन की क्रिया करते हैं सजीव, लेकिन निर्जीव प्रजनन की क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पहुंचते हैं बच्चा, यहाँ पर हमने सजीव निर्जीव के बारे में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सजीवों का निर्माण कैसे होता है। सजीवों के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, वृद्धि होती है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सजीवों का निर्माण बच्चा होता है कोशिका से। किससे होता है, कोशिका से। जैसे आपका घर बनता है ना, आपका सबसे छोटी इकाई बोले सर जी ईंट लगती है, ईंट एक एक ईंट रख के फिर घर का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसी हमारी जो समझो कि हमारे शरीर का निर्माण जो है, जिस प्रकार से घर का निर्माण ईंट से होता है, वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण बच्चा होता है कोशिका से, ठीक है। ये बच्चा हमको रखना है याद, ठीक है। आगे देखो कोशिका का परिचय क्या है, ये तो समझ ही गए हम लोग कि जिस प्रकार से घर का निर्माण ईंटों से होता है, उसी प्रकार से हमारी शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से होता है। उसी इकाई को बेटा हम लोग कहते हैं कोशिका, ठीक है ना। ये जो कोशिका होती है ना, इसमें जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में जो जितनी भी कोशिकाएं हैं, अनगिनत लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, ठीक है ना। वही कोशिकाएं जो होती हैं वो श्वसन की क्रिया करती हैं, पोषण की करती हैं, उत्सर्जन की करती हैं, उन्हीं में वृद्धि होती है। यही कोशिकाएं जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि कोशिका में जीवन की सारी क्रियाएं, जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, ये सारी चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ बेटा बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कुछ बेटा होते हैं एक कोशिकीय जीव, है ना। तो एक कोशिका से जो जीव बनते हैं, मतलब ऐसे जीव जिनके में एक ही कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं नहीं है, उन्हें कहते हैं बेटा एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना। और इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है ना। इनके लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म कौन से होते हैं बोले सर जी, तो बेटा ये अमीबा है, यूग्लिना है ना, पैरामीशियम है, ईस्ट है, क्लेमाइडोमोनास है, जीवाणु है। ये बेटा हमको दिखाई नहीं देते हैं, बट ये होते ज़रूर हैं। और इनका शरीर जैसे बहुत सारे एक कोशिकीय होते हैं और बहुत सारे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है ना, यूग्लिना है, तो उन्हें हम लोग एक कोशिकीय कहते हैं। और हम अगर बात की जाए, बोले क्वेश्चन ये बनता सर जी हम लोगों का शरीर, तो बेटा हम लोगों के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उनको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है बच्चा। तो ये तो हमको समझ में आ गया सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ये हमने बोले दिया आपको, ठीक है। अब जीवाणुओं की कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, ये बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिकाएं किसकी होती हैं, तो आपको आंसर देना है किसकी, जीवाणुओं की। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना, ये सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणुओं की कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा,
ये बेटा हमको रखना है याद, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा नंबर आता है सजीवों का वर्गीकरण का, ठीक है ना। एक मिनट जी, तो यहाँ पर क्या है, सजीवों का अगर हम वर्गीकरण करें, वर्गीकरण मतलब समझते हैं ना, है ना, मतलब आधार पर हमने क्या कहा था, वर्गीकरण पर किसी भी आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पर कई सारे तरीके होते हैं, जैसे संरचना के आधार पर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, मेरुदंड के आधार पर भी कर सकते हैं, प्रजनन विधि के आधार पर भी कर सकते हैं, और वास स्थानों के आधार पर। ये 4 प्रकार से हम वर्गीकरण को मतलब उसमें कर सकते हैं, जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें संरचना के आधार पर, तो हम ये पहले ही बता चुके आपको, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है बच्चा, वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और जिनका शरीर बहुकोशिका से बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो होते हैं बहुकोशिकीय। ये आपको याद रखने हैं कि अमीबा है, पैरामीशियम है, येगुलिना है, तो बेटा ये आपके एक कोशिकीय जीव हैं, है ना। और बाकी अलावा इनके बाद जैसे घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, पेड़, बकरी, ये सब बहुकोशिकीय जीव हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है ना बच्चा, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये तो हो गया हमारा संरचना के आधार पर, ठीक है ना। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग आगे वाले लेक्चर जो होगा उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें वर्गीकरण हम समझ गए कि सजीवों का वर्गीकरण हम एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव जो हैं उनके आधार पर, यानी कि कई आधार पर कर सकते हैं। 4 आधार पर आपको बताया जाएगा आपकी क्लास में। संरचना के आधार पर बता दिया आपने, 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। उसके बाद मेरुदंड के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग, फिर प्रजनन विधि के आधार पर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास स्थान के आधार पर, ठीक है। आज के लेक्चर में बच्चा इतना ही। उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।